नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 63 रुपये में टाई बेचकर 5% मुनाफा कमाता है, तो उसे 10% मुनाफा कमाने के लिए टाई को कितने में बेचना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा, लिखा है 63 रुपये में टाई बेचकर 5% का मुनाफा कमाता है। हम आपको बता चुके हैं कि CP हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है, और वो कह रहा है 5% का मुनाफा मतलब लाभ, तो वो 100 पर जाएगा तो हो जाएगा 105%। ठीक है, और 105% की वैल्यू देखिए हमें 63 रुपये, इतना आप समझ रहे होंगे। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि उसे 10% मुनाफा कमाने के लिए टाई को कितने में बेचना होगा। मतलब 10% का मुनाफा का मतलब हुआ कि 100 पर 10%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, कितनी हो जाएगी वो आप समझिएगा। लिखेंगे 63 गुणा 110 और अपान में हम लोग कह लेंगे 105। ठीक है, इतना कह लेंगे 63 गुणा 110 अपान 105। अब देखिए काटेंगे, 21 से 21 दिया 63 और 21 पंचे 105। 5 से काटेंगे, 5 1 5, देखिए 5 दूनी 10, बचा एक 5 दूनी 10, इतना हो गया। ठीक है, तो 22 यहाँ कितना हुआ, 66 रुपये। तो हमारा निकल के आ गया कि 10% मुनाफा कमाने के लिए टाई को 66 रुपये में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरा सवाल सामने लिखा हुआ है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजें तो वे अब कितने बजे एक साथ बजेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें चेक करना है कितने बजे वो है एक साथ बजेंगे। जब आपको इस टाइप का सवाल दिया हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम आपको है इसका निकालना है लासा। किसका 15, 20 और 30 का निकालना है लासा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। अब 3 से काट लीजिए, 3 एकन 3 4 और 3 दूनी 6। 2 से काटेंगे, 1 कन 2 दूनी 4 2 एकन 2, कितना आया 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना आया 60। हमारा निकल गया है 60 और क्या 60 है 60 मिनट। ठीक है, हमारा निकल गया 60 मिनट निकल गया कि मतलब हमें पता लग गया कि 60 मिनट के बाद वे पुनः बजेंगी। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसने कहा है कि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हों तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। देखिए कितने बजे बजी थी, 11 बजे। और 60 मिनट के बाद, 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब 12 बजे। ठीक है, 12 बजे जो है वो एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, कि 12 बजे वो एक साथ बज जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर चेक करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा एक, अगर आपके सामने लिखा हुआ है A² माइनस B², तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस बी और इंटू क्या लिखते हैं A माइनस बी। इतनी बात तो आप जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्वायर माइनस B² है, ये ऊपर रहेगा और अपान में हो जाएगा हमारा A प्लस बी। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे, बराबर दे रखा हमें 25। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसकी, तो इसमें आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला सूत्र खोलेंगे तो ये वाला सूत्र जो है हमारा खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा A प्लस बी और इंटू A माइनस बी, इतना हो जाएगा। और अपान में क्या है, अपान में है A प्लस बी, ये अपान में है, बराबर 25 है। देखिए प्लस वाले से कट जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा A माइनस बी बराबर 25। हमसे पूछा गया A माइनस बी का मान, तो क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है 25। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। इस तालाब के चारों ओर 1 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें देखा है क्षेत्रफल 2400 है और भुजाओं का अनुपात है 3:2, 3:2। अगर हम मान लें तो एक भुजा हमारी हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी 2x। आपको इतना समझ आ गया होगा, एक भुजा 3x, एक 2x। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब हमें दे रखा है क्षेत्रफल 2400, इसका मतलब क्या दे रखा है कि 3x गुणा 2x बराबर दे रखा है 2400। ठीक है, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी हो जाएगी, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा 2400, 6 6 हो जाएगा 6 चौक 24। तो हमारा निकल के कितना आया कि एक्स स्क्वायर वाला निकल जाएगा 400। ठीक है, तो इससे अगर निकालेंगे हम लोग तो इससे निकल के आएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20। आप लोग इस बात को तो समझ रहे होंगे कि एक्स की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आएगी 20।
अब देखते हैं हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आएगी। तो इसकी लंबाई 3x है, तो 3 और दूनी 6, तो लंबाई हो जाएगी 60 और चौड़ाई 2 दूनी 4, मतलब चौड़ाई हो गई 40। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इसके हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। अब कहा है कि इस तालाब के चारों ओर 1 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने खर्च। देखिए बात की गई है कि इसके चारों ओर, और जब भी किसी आयत के चारों आयताकार इसके चारों ओर लगाएंगे बाड़, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका परिमाप। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से चारों ओर लगाएंगे तो इसका निकालना पड़ेगा हमें परिमाप। तो देखिए परिमाप निकाल दीजिए पहले। किस प्रकार से लगाएंगे वो देखिएगा। परिमाप निकालने के लिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू और होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 60 प्लस चौड़ाई कितनी है 40। तो इस प्रकार से निकल के आ गया 2 गुणा 100 बराबर कितना आएगा 200 मीटर। ये इसका निकल गया परिमाप। परिमाप कितना गया 200 मीटर। हमसे पूछा गया है कि देखिए हमने परिमाप तो निकाल लिया है, हम खाली कहा गया हमसे कि 1 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा। ठीक है, खर्चा पूछा गया है वो भी 1 रुपये 1 मीटर के लिए। हमारा परिमाप निकल गया है 200 मीटर और 1 मीटर के लिए रुपये खर्च होता है 1, तो 200 मीटर के लिए रुपये खर्च होंगे 200। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका करेक्ट होगा कि 200 रुपये जो है खर्च हो जाएंगे। ठीक है, 200 रुपये खर्च होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 लड़कों की औसत आयु है 14 वर्ष। एक 16 वर्ष के लड़के छोड़कर चले जाने तथा उसके स्थान पर नए लड़के के आने से उसकी औसत आयु जो है वो 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु, तो देखिए दोस्तों इस सवाल किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग। इसके लिखेंगे 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है, तो इसका हमारा योग कितना आएगा, योग हो जाएगा 14 में 28 मतलब 280। इसका योग कितना हो गया है 280। अब कह रहा है कि एक 16 वर्ष के लड़के के छोड़कर जाने पर, एक 16 वर्ष का लड़का है अब वो छोड़कर जो है चला गया है, तो क्या करेंगे इसमें से हम 16 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, हमारा हो जाएगा 264। ठीक है, इसका योग कितना आ गया, हमारा योग यहाँ पर निकल गया है 264। ठीक है, कितने बच्चों का आया है, ये आया 19 का। ठीक है, क्योंकि एक निकल गया है, तो 19 का योग हमारा हो गया है 264। और हमसे क्या कह रहा है कि उसके स्थान पर नए लड़के के आने से उसका औसत 13.8 हो जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर नया लड़का आएगा, तो लड़के देखिए 19 का इतना हो गया। अब कह रहा है फिर से नया लड़का आ गया, तो मतलब फिर से लोग हुए 20 और औसत कितना हो गया 13.8। अब इसका योग निकालेंगे कितना होगा, देखिएगा इसका गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, गुणा करेंगे देखिए कितना होगा, 2 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1 और 13 दूनी 26 27 इतना। ठीक है, 276 पॉइंट लगेगा, पीछे लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका निकल गया हमारा 276 और ये वाला 19 का निकला 264। हमसे पूछा गया है कि तो नया लड़के की उम्र क्या होगी। ठीक है, तो इससे हमें इसमें सिर्फ माइनस कर देना है, निकल आएगा हमारा। तो जब माइनस करेंगे हम तो देखिए 6 से 4 गया बचा कितना 2 और यहाँ पर 4 से 4 गया 6 गया मतलब बचा 1। ठीक, 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा आपका सी वाला करेक्ट होगा, इसका 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है। ए ने एक पुराना टीवी सेट 4800 रुपये में क्या किया, खरीद कर इसके मूल्य का 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और इस मूल्य पर कितना % जोड़ा जाए कि एक 1440 का लाभ हो। ठीक है, आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले काम करना क्या होगा कि 4800 में उसने ख़रीदा था। ठीक है, उसका CP कितना होगा, CP होगा पहले तो 4800 हो गया और फिर इसके मूल्य का 20% मरम्मत करेंगे तो वो भी हमारा CP पर ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मरम्मत कितना किया 20% खर्च किया। हम बताएं आपको कि हमेशा CP 100% होता है और 20 मरम्मत, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका 120/100 हमारा इतना निकल जाएगा। ठीक है, CP इतना हो जाएगा। हल करेंगे 2 जीरो से 0 कट जाएंगे और कितना बचेगा हमारा, देखिए 0 का 0 और 12 8 96 का 6 यहाँ से लगा 9 और 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ें कितने हो गए 48 और 9, तो 48 और 2 50, 50 और 7 57। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, 57-60 रुपये में CP आया और कह रखा है कि कितने % का जोड़ा जाए कि ताकि 1440 का लाभ हो। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट रखा में है 1440। आप लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि लाभ % का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ % निकालेंगे जब हम तो हो जाएगा लाभ कितना हमारा है 1440 गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है 76। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया। ठीक है, अब देख काटेंगे इसे तो ये जाएगा 14 51 और ये जाएगा चक्को वार। ठीक है, 4 बार और 4 से काटेंगे हो जाएगा 25 बार, तो हमारा निकल कितना आया 25%। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसका करेक्ट होगा 25%। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना है प्लेटफार्म की लंबाई तो आपको दे रखी है और आपको गाड़ी की चाल बताना है, तो गाड़ी की लंबाई मानेंगे हम एक्स। ठीक, याद रखिएगा, गाड़ी की लंबाई मानेंगे एक्स। और हम आपको बता चुके हैं कि जब प्लेटफार्म से गुजरती है तो प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी लंबाई को नहीं जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी दूरी निकालेंगे। देखिए तो पहले चाल देखते हैं। तो पहली वाली जो कंडीशन हमारी है यहाँ तक उसको देखते हैं। लिखा है 50 मीटर लंबी प्लेटफार्म और गाड़ी की लंबाई एक्स, तो टोटल दूरी कितनी आएगी, दूरी आएगी हमारी एक्स प्लस 50 और बटे समय करेंगे, समय 14 सेकंड। तो ये हमारी निकल के आ गई चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी हो गई एक्स प्लस 50 और बटे समय बराबर हो जाएगा। फिर कह जाएगा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को नहीं गिनाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे एक्स और बटे 10। इतना हमारा बन गया समीकरण। देखिए इससे हल करेंगे इसे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 14 एक्स बराबर 10 एक्स प्लस 500। तो यहाँ बचे हमारा कितना बचा है, हमारा बच गया 4 एक्स बराबर 125 मतलब 500। ठीक है, 500 यहाँ बचेगा और इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 125। ठीक है, तो मतलब 125 मीटर की रेलगाड़ी है और 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है। तो इस पहले स्पीड निकालेंगे 40 स्पीड, और क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेलगाड़ी की लंबाई है 125 और समय कितना आ गया है व्यक्ति को 10 सेकंड, तो ये इसकी निकल आई है। ठीक है, और इसे क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। इसका मतलब क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, इसे काटे पीटेंगे तो देखिए कितने आ जाएगा, 5 से काटेंगे ये जाएगा 5 दूनी 10 25। फिर से देखिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25 और 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 नेम 18। तो हमारा आ गया है यस बराबर निकल जाएगा 9 45। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या मानेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु जो है 5 वर्ष पहले, हम क्या मानेंगे कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, एगो अब यहाँ मान लेंगे हम कि मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। तो अगर उसके पुत्र की आयु जो है, उसके पुत्र की आयु अगर हमारी एक्स, तो मोहन कितनी आएगी 3x। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अगर पुत्र की आयु अगर मान लेंगे एक्स तो मोहन की आयु कितनी आएगी 3x। अब देखिए ये तो 5 वर्ष पहले थी। अब अगर हम निकालेंगे कि अब इस समय, इससे मतलब वर्तमान अगर चेक करेंगे तो इसमें 5 जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 5 और मोहन की आयु हो जाएगी 5x। 5x नहीं मतलब 3x और प्लस 5। ये इसकी वर्तमान आयु जो है वो निकल के आ गई है। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई है। अब बात क्या की गई है, बात की गई है कि तथा 10 वर्ष बाद मोहन के आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए ये तो हमारी निकल आएगी वर्तमान। अब बात कर रहा है कि 10 वर्ष के बाद। अब 10 वर्ष के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स प्लस 5 और प्लस 10 बराबर क्या होगा 3x प्लस के 5 और प्लस का 10। अभी आपको सोचना है, पहले क्या सोचना है, लिखा है कि 10 वर्ष बाद मोहन की आयु जो है वो उसके पुत्र की 10 गुनी होगी। मोहन की आयु जो है ये वाली, ये 10 गुनी हो जाएगी इसके, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे 2 गुनी। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 गुनी लिखा है। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण इतना बन गया है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद किस प्रकार से इसे लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 × x प्लस 15 बराबर ये हमारा हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 15। इतना हल करेंगे इसे और अभी, तो हो जाएगा हमारा कि 2x प्लस 30, 2x प्लस 30 बराबर कितना आएगा 3x प्लस 15। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल कितनी आएगी 15। ठीक है, इतनी समझिए पहले, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 15। अब हमसे पूछा क्या गया है, मोहन की वर्तमान आयु क्या है। मोहन की वर्तमान आयु निकाली थी, ये वाली कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक, ये वाली 3x प्लस 5। समझिएगा आप लोग, हिसाब लगाइएगा कितनी थी 3x प्लस 5। तो 3x का मान 15, तो 15 × 45, 45 में 5 जोड़े कितना होगा 50। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हुआ कि मोहन की वर्तमान कितनी आएगी 50 वर्ष। आप लोग भी इस सवाल को भी अच्छी तरह सीख गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है तो वह संख्या क्या है। मान लेंगे संख्या x, तो x का 65% जो है
इसका मतलब ये हुआ एक्स का 65% जो है वो एक्स के 4/5 से कितना कम है, 21 कम है। आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि एक्स का 65% एक्स के 4/5 से 21 कम है। हल करना है, देखिए जाएगा 13/20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो हमारा हो गया, देखिए कितना हो गया हमारा कि 13x/20 और माइनस के 4x/20/5 बराबर माइनस का 21। हमारा ये समीकरण जो है बनके तैयार हो गया, ठीक है, इतना। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है और हमें x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये वाला हमारा, इसका लासा ले लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 20, देखिएगा लासा आ गया 20, और हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 मतलब 13 तो इधर 13 ही रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 चक्को 20 4 चक्को 16, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 16x, यहाँ पर 13 तो मतलब बचेगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 21। देखिए इतना हमारा सॉल्व पे आया है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और देखिए 3 एकम 3 3 सत्ते 21, तो हमारा कितना आएगा निकल के x बराबर निकल के आ जाएगा 20 सत्ते 14 मतलब 140, ठीक है, x का मान निकल गया है। हमसे पूछा गया संख्या की संख्या हो जाएगी 140। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक टेस्ट के 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां शामिल हुए, जिसमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो उन सभी में से कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए अगर बात की जाए 42 में उत्तीर्ण हुए और 30%, तो इन्हीं से निकाल लेंगे अनुत्तीर्ण कितने हुए, ठीक, फेल कितने हुए। तो फेल देखेंगे इसमें कितना हुआ, पहले वाले में फेल हुआ 58% और लड़कियाँ कितनी फेल हो गई 70%। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब सवाल लगाएंगे, ठीक है। सवाल क्या है, 1100 लड़के थे और 1100 में 58% फेल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1100 के 58% जो है फेल हो गए, ये इतना हो गया। और 700 लड़कियां थी, प्लस का करेंगे यहाँ पर 700, और इसमें फेल कितने हो गए 70%, ठीक है। तो टोटल मतलब बच्चों में से इतने बच्चे फेल हो गए बटे। अब बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो बटे में हमें क्या लिखना है, बटे में लिखना है हमें टोटल बच्चे कितने थे। टोटल बच्चे कितने हो गए थे, 1100 हुए थे, 700 हुए थे, कितने हो गए 1800। निकालना है परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे किससे, ऊपर लिखेंगे, ठीक 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 100, समझ लीजिए ऊपर लिखेंगे 100, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 100 से पहली बात तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, समझिए बात को, ये 100 ऊपर लिखे जाएंगे, वहाँ से 0 कट जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा और ये वाले इससे कट जाएंगे। हमारा बचे कितना, देखिए 11 88 का 8 हाथ से लगा 8 और 11 अपना 55, 55 और 8 कितना हुआ, 55 8 हमारा कितना होगा 63, ठीक है, 55 8 कितना हुआ हमारा 63, तो कितना आएगा 63 करेंगे यहाँ पर, और प्लस का 7 से कितना हुआ 49, तो 490, और बटे में कितना बचा हमारा सिर्फ 18, इतना बचा है। इसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गए, कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1128, ठीक है, कितना हुआ 1128, और बटे में कितना करेंगे 18, काटेंगे, देखिए 18 से काटेंगे, 18 छंगा 108, बचे 4 48, 18 दूनी 36, और हो जाएगा हमारा 2/3%, ठीक है, इतना निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में देना है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें हमसे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया हो कि ये आपके सामने रीजन का सवाल लिखा हुआ है कि 11 121 और 131, इसी प्रकार से 10 100 1000, तो आगे आप लोगों को भरना है। यहाँ पर आप लोग क्या भरना पसंद करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग सिंपल सा काम करना एक है, वो काम हमारा क्या है वो आप समझिएगा कि देखिए आप लोग यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या है, ये वाला 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है, समझ रहे होंगे आप लोग बात को इसको, ठीक है, एक जगह पर 11 पर स्क्वायर है और एक जगह पर 11 का क्यूब है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का ये 9 का क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन शब्द आएगा, ठीक, तीसरे स्थान पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर है पहले लिखा हुआ है CI और CI यहाँ पर है CE पहले आता है, तो नंबर 1 पर तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बात करें, तीनों में लिखा है यन, ठीक है, पहले दूसरे में तीसरे में, फिर से उसके आगे बढ़िए तो उसके यहाँ पर है E, यहाँ पर है यन और यहाँ पर है D। अब आप बताइए कि देखिए नंबर 1 पर तो हो गया है, तो हमें इन तीनों में से नंबर 2 पर देखना है कौन सा है, तो देखिए E पहले आता है, पहले E आता है और उसके बाद में क्या आता है, गलत हो गया है, पहले आता है हमारा D, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर आता है E तीसरे नंबर पर जाएगा, फिर आता है N चौथे नंबर पर। पूछा गया तीसरे स्थान पर तो होगा हमारा ए वाला, ठीक है, ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला आपके सामने लिखा हुआ है HLP WAF MQU और SW, आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर H से हम आएंगे L पर, तो ये होता है 8 पर, ये होता है 12 पर,
पी होता है 16 पर। कहाँ कहाँ होता है फिर से देखिए कि 8, 12, 16, तो प्रत्येक में क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया सब में। यहाँ बात कर लेते हैं, यह होता है 13 पर, क्यों 17, ये 21, 13, 4 और 4, प्लस पे 4 सब में किया गया है। इसमें देखिए ये होता है 23 पर, ये होता है 1 पर, और ये कितना होता है 6 पर होता है। ठीक है, 23, 1, 6। देखिए 23 में 4 जोड़ें कितना आएगा 27, और 27 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, 27 का मतलब 1 हुआ, और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 4, 1, 5, यहाँ 6 हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, क्योंकि और चौथे बार देखिए 19 पर होता है, फिर होता है 23 पर, फिर होता है 1 पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्लस का 4 सब में किया है, इसमें यहाँ पर प्लस का 5 किया गया है। ठीक, 4 नहीं किया गया, यहाँ पर प्लस का किया गया 5, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न क्या करें हमसे। देखिए आपके सामने 4 लिखी हैं राजधानियाँ हैं, इसमें से भुवनेश्वर, गंगटोक, आइजोल, ये तीनों राजधानियाँ हैं, लेकिन ये बिलासपुर जो है राजधानी नहीं है। ठीक है, और राजधानी नहीं है, इसी कारण ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न क्या है। प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस। तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लस का अर्थ है भाग, देखिए लिखेंगे 90, फिर लिखा है भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, तो लिखेंगे -16। फिर है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है +48, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग 6, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा 2। तो लिखेंगे पहले 90 माइनस का 16 प्लस का, ये काट लेंगे 6 8 48 हो जाएगा 8, और गुणा 2। फिर देखें हो जाएगा 90 माइनस का 16 प्लस का 16, कट जाएगा, तो हमारा बचा गया 90। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 90। इसके बाद अगला प्रश्न क्या करा है, आपके सामने बनाया हुआ त्रिभुज, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं हम लोग, ये वाले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर देखिए बी में देखा है 6 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न आकृति हैं, आपको दी गई उत्तर आकृतियाँ देंगे, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पत्तियाँ गिननी यहाँ पर हैं, पहले वाले में पत्नी गिननी 2, दूसरे वाले में 3, फिर 4, तो यहाँ पर 5 पत्तियाँ होंगी। ठीक है, 5, तो 5 किस में है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, और 2 तो हमारे गलत हो गए। इसका देखना है, देखिए पहले वाले का जो है संबंध तीसरे वाले से है, तो दूसरे वाले का चौथे से होगा। ठीक है, तो आप देखिए दूसरे वाले में सिर्फ ये इस पर डिजाइन देखिए इसके, तो ये वाला हमें मिल रहा है सी वाले में, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लस का निशान यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब अब की बार यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर किस में देखा है आपको देखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर, इसमें दोनों जो हैं ये तीर एक तरफ के लिए हैं, तो ये वाले तीर एक तरफ के लिए हो जाएंगे। ठीक, इस तरफ के लिए किस में रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी में रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है हमसे, अगले में अगर आप देखिएगा सही से, तो देखिए यहाँ पर इस वाले को कर दीजिएगा, इस वाले रखिएगा, यहाँ ये 2, यहाँ पर 1 3। ठीक है, अब देखिएगा सवाल को पूरे को देखिएगा इस प्रकार से। अब देखिए 1 को देखा पहले मैंने, फिर इसको 2 को देखा, फिर इसको 3 को देखा, तो देखिए ये पहली में पहली लाइन खड़ी है, दूसरी में दूसरी लाइन, तीसरी में 3, तो चौथी में 4 लाइन एक तरफ होंगी। ठीक है, तो 4 लाइन एक तरफ किसमें, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में क्या है, हमारे पास जो है सामान्य जानकारी के लिए कुछ प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने सामान्य जानकारी क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिएगा इसमें आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपके सामने लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गार सोप्पा किस राज्य में है। आपके सामने इसके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या लिखा है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो सबसे ऊंचा झरना है, कौन सा, जोग या गार सोप्पा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, सबसे व्यस्त नहर कौन है। ठीक है, सबसे व्यस्त नहर कौन है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्वेज नहर, कील नहर, दक्षिण चीन सागर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कील नहर। ठीक है, कील नहर। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। 4 ऑप्शन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पेरिस जो है वो यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से
किस राज्य का नृत्य कर्मा है? ठीक है, किस राज्य का नृत्य जो है कर्मा है? देखिए ऑप्शन लिखे हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसमें है झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा कि झारखंड जो है उसका नृत्य कौन सा है? कर्मा है। ठीक है, झारखंड का नृत्य कौन सा है? कर्मा है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? सेफ्रानाइन, इंडोलाइन, इंडिगो, रोडमिन। तो देखिए दोस्तों इसका जो है नृत्य जो है कर्मा, कौन सा था क्वेश्चन हमारा कि जीन्स का रंग नीला जो है किस कारण से होता है? आपका क्वेश्चन ये वाला था। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रखा है कि बैक हैंड ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पोलो, गोल्फ, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। इसके बाद देखते हैं हम लोग 44 नंबर में बात की गई है हमारी। क्या बात की गई है कि निम्न में से कौन सा राज्य से दीपा कर्माकर का संबंध है? ठीक है, लिखा हुआ है मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला है, त्रिपुरा। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या लग रहा है कि भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1948, 40, 48 और 50। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका 1950। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और देखिए यदि आपको और आगे प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।